आज का हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंतर्गत बेसिकली जो हम लोगों को पढ़ना है वो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ग्लैंड एंड हार्मोन्स। अब ग्लैंड्स क्या होता है? ग्रंथि, शरीर की ऐसी कोशिकाएं, ऊतक या अंग जो किसी रसायन का स्राव करती हैं। शरीर की ऐसी कोशिकाएं, सेल, ऊतक, टिश्यू या ऑर्गन, अंग जो किसी रसायन का स्राव करती हैं, ग्रंथि कहलाती हैं। मानव में 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। पहला एक्सोक्राइन, बाह्यस्रावी। दूसरा एंडोक्राइन, अंतःस्रावी, जो आज का हम लोगों का टॉपिक है। थर्ड होता है तीसरा मिक्स ग्लैंड। मानव में 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन, बाह्यस्रावी, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी और मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। डक्ट मतलब होता है नलिका। ठीक है, क्योंकि यहां से जो रसायन स्रावित होते हैं वो किसी पाइप के माध्यम से, नलिका के माध्यम से किसी पार्टिकुलर जगह पर जाते हैं और यहाँ से स्रावित होने वाले जो रसायन हैं वह होते हैं मूलतः एंजाइम। यहाँ से स्रावित होने वाले जो रसायन हैं वह मूलतः एंजाइम होते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि एंजाइम का मुख्य घटक क्या होता है। तो एंजाइम का मुख्य घटक प्रोटीन होता है, प्रोटीन से बनते हैं। और हार्मोन्स के भी मुख्य घटक प्रोटीन होते हैं। जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रोटीन का फंक्शन हमारे शरीर में क्या होता है, प्रोटीन के कार्य हमारे शरीर में क्या। तो डक्ट ग्लैंड से मेनली एंजाइम का स्राव होता है, जैसे सलाइवेरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड, ये अमाशय से निकलेगा, टीयर ग्लैंड, आंसू ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड, पसीना और सबसियस ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये होता है डक्टलेस, नलिका विहीन, और मेनली यहां से स्रावित होता है हार्मोन्स। और यही आज का हमारा टॉपिक है। और मिश्रित ग्रंथि का अर्थ है कि जहां डक्ट और डक्टलेस दोनों हो, डक्ट और डक्टलेस दोनों, बोथ, मतलब ये यहां से एंजाइम का भी स्राव होगा और यहां से हार्मोन्स का भी स्राव होगा। जैसे पेनक्रियाज, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। अच्छा बताओ, तो लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? कलेजा। कलेजा या जिगर। और बातचीत के दौरान कभी गुस्सा में देखते हो, जिगर चाहिए, जिगर चाहिए, जिगर। ठीक है बेटा, ऐसा है, जिगर यहाँ नहीं होता है, जिगर यहाँ होगा, दाहिने साइड ना, पेट के दाहिने साइड। आइंदा आपको कभी कहना होगा जिगर चाहिए तो कहिएगा जिगर चाहिए, जिगर, यहाँ नहीं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लिखा जाए नेक्स्ट, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि,
एकदम पोस्ट में इसको मार दीजिए, वनडे के लिए याद कर लीजिए, याद हो ही जाएगा, करना क्या है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। थायराइड कहाँ होता है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हाँ पेनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय, आमाशय मतलब बेटा पेट। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से किस चीज का सेक्रेशन होगा? हार्मोन्स का। ये क्या करेगा? सेक्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? और अंतःस्रावी ग्रंथों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्राइनोलॉजी। यहां से क्वेश्चन पूछिएगा, ये क्वेश्चन है। एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोन्स गैर पोषक तत्व है और शरीर में कम मात्रा में बनता है। अब हम लोग ग्लैंड्स, अब ये ग्लैंड्स शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले लिखिए ब्रेन में। ब्रेन में। तो मानव शरीर में ग्रंथि कहाँ कहाँ होती है? ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, गर्दन में थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और दोनों लंग्स के बीच थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी में एड्रिनल ग्लैंड, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। एक एक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आता है उसको भी देखेंगे। पेनक्रियाज, ये मिक्स ग्लैंड है। टेस्टिस, ओवरी, ये टेस्टिस पुरुषों में, लड़का जो रहता है दो नीचे, ओवरी, किडनी, किडनी भी ग्लैंड की तरह कार्य करता है। हार्ट ग्लैंड की तरह कार्य करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कॉर्पस लुटियम, और ये प्लेसेंटा। ठीक है। थायराइड ग्रंथि यहाँ पर, थायराइड ग्रंथि ये गर्दन, ये यहाँ, ये दो तरह के हार्मोन्स बनाता है, T3 और T4। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे हार्मोन्स बनाने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। इसे हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। जहां समझ में आपको नहीं आए, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, तो आप मुझे बताएंगे। थायराइड ग्रंथि में दो तरह के सेल होते हैं, एक फोलिकुलर सेल, दूसरा सी सेल। फोलिकुलर सेल जो है ये दो तरह के हार्मोन्स बनाता है, T3 और T4। T3 और T4। ट्राई आइडोथायरोनिन। ट्राई का मतलब हुआ तीन, तीन मतलब थायराइड ग्रंथि को T3 हार्मोन्स बनाने के लिए, T3 हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। ट्रायोसिन प्लस आयोडीन मिलकर के बनाता है T3 और T4। आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स ट्राई, और आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल्स टेट्रा। ठीक है। तो T4 का मतलब हुआ टेट्रा आइडोथायरोनिन, और ये जो T4 है टेट्रा आइडोथायरोनिन, इसे ही कहा जाता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन। जब आपको थायराइड की बीमारी हो जाती है तो आप बाहर से क्या लेते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन्स डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। अब ये T3 और T4 का फंक्शन क्या है इसके? अब ये T3 और T4 के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होते हैं? तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म, ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी। ग्रोथ को कंट्रोल करता है,
फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, सभी तरह के ग्रोथ को प्रभावित करता है और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र को कंट्रोल करता है। अब ये जो सी सेल है ये हार्मोन बनाता है TCT। ये टी सेल जो है ये हार्मोन बनाता है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। अब इसके कमी से होने वाले रोग, T3 और T4 के कमी से होने वाले रोग, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। T3 और T4 के कमी से होने वाले जो रोग हैं, पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म रेट जो है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का साधारण सा अर्थ है कि हमारे शरीर में होने वाले सभी जैविक क्रियाओं को एक शब्द में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो जब रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, तो शरीर कैसा होगा? मोटा। तो आदमी क्या होता है इसमें? व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति मोटा हो जाता है, व्यक्ति मोटा हो जाता है, मोटापा, है ना। तो इसीलिए जिन व्यक्तियों को थायराइड रोग होता है उनको सुबह टहलने की सलाह, मॉर्निंग वॉक करने की परामर्श दिए जाते। और हाइपर, इसमें मेटाबॉलिज्म रेट क्या हो जाएगा? हाई। व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति पतला। इसमें व्यक्ति क्या होगा? पतला। दूसरा रोग लिखिए, गोइटर, घेंघा रोग, गोइटर घेंघा रोग। आयोडीन के कमी से, जिससे अभी तो जो नमक हम लोग खाते हैं उसमें आयोडीन रहता है, आज से 30-40 वर्ष पहले देखेंगे तो प्रायः हर गली मोहल्ले में 2-4 व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको घेंघा, गर्दन पे ये लटका हुआ रहेगा, फुला हुआ रहेगा। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और जब व्यक्ति या आपके खाने में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि को लगता है, वो अपना आकार बढ़ाने लगता है कि जितना ज़्यादा बढ़ाएगा उतना वो T3 और T4 बनाएगा, थायरॉक्सिन बनाएगा, T4 मतलब थायरॉक्सिन, इसलिए वो अपना आकार बढ़ाने लगता है और उसका बढ़ा हुआ जो आकार है उसी को कहते हैं घेंघा रोग। सामान्यतः ये बीमारी अब किसी को नहीं होती है क्योंकि आपके भोजन में, आपके नमक में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन की मात्रा रहती है। तीसरा रोग लिखिए, क्रेटिनिज्म। अब ये जो रोग है ये गर्भवती महिलाओं में जब आयोडीन की कमी हो जाए तो इससे बच्चे प्रभावित होते हैं, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, इसी को कहा जाता है क्रेटिनिज्म।